वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2025 और 19 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2025 IBSF विश्व बिलियंडर्स का खिताब किसने जीता, और हाल ही में भारत की किस ट्रेन में पहली बार ATM मशीन लगाई गई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली E5 E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने की पेशकश की? तो जापान ने। वित्त वर्ष 2024-25 के विदेश व्यापार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। 14 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में किस संगोष्ठी के तीसरे संस्करण मेगायन 25 का आयोजन किया? तो मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी ने। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में कलम और कवच 2.0 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर के अंदर। वर्ष 2023 और 24 में मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड से किस कारण 5 भारतीय सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो सैन्य गुप्तचर अन्वेषण और साहसिक अभियानों में असाधारण योगदान के लिए। गुजरात पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किया गया GP दृष्टि कार्यक्रम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ड्रोन आधारित निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखना। किस मंत्रालय ने दिल्ली स्थित आयुष भवन में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का विशेष सत्र आयोजित किया? आयुष मंत्रालय ने। चीन में आयोजित मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत की पहली विजेता कौन बनी? अनुराधा गर्ग बन चुकी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। बाकी डेली आपको टेस्ट वगैरह मिल ही रहा है। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें मात्र 50 रुपये के अंदर और इसमें डेली टेस्ट मिलता है। क्लास आगे जैसे सुबह शाम को टेस्ट मिल जाता है, PDF भी डेली मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको सब कुछ मिलता ही मिलता है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको क्लास मेरी सुबह करंट की मिलती रहेगी। और कल मैंने 1 से लेकर 15 अप्रैल 2025 की भी क्लास मैंने आपको दे दी है। बहुत से साथी इंतजार कर रहे थे कि सर 1 से 15 तो जो है करंट की रिवीजन क्लास हमें करवाओ। तो कल मैंने 3 बजे मेरी लाइव क्लास आई थी। 1 से लेकर 15 अप्रैल तक वो आप ज़रूर देख लेना, रिवीजन क्लास है उसके अंदर। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की क्लास। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण कब और कहां शुरू हुआ है? ये लीजिए भी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण शुरू हो चुका है। और ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हो चुका है 16 अप्रैल, यानी कि 16 अप्रैल 2025 को ओंद पुणे के अंदर ये जो है युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। क्या नाम है? डस्ट लीग का छठा संस्करण। 16 अप्रैल को ये शुरू हुआ ओंद पुणे के अंदर। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 28 अप्रैल तक। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कब तक चलेगा? 28 अप्रैल। अभ्यास का नाम डस्ट लीग छठा संस्करण। स्थान विदेशी प्रशिक्षण केंद्र ओंद पुणे महाराष्ट्र भारत के अंदर। तिथि 16 से लेकर 28 अप्रैल 2025। किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। पिछला संस्करण अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के ट्रमेज जिले में आयोजित किया गया था। यानी कि कोई भी दो देशों के बीच में अगर युद्धाभ्यास होता है तो 1 वर्ष के लिए, जैसे अब की बार जैसे भारत में हो रहा है, तो पिछले साल उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो 1 वर्ष अपने भारत में और दूसरे वर्ष आगे दूसरे देश के अंदर। तो ये अलग अलग अभ्यास होते हैं। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग का छठा संस्करण पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया जा रहा है। 2025 IBSF विश्व बिलियंडर्स खिताब
किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये लीजिए भी, और ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है और अभी ताज़ा इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार का यूआरओ के अंदर अभी ताज़ा आया था। और अब की बार 2025 का IBSF विश्व बिलियंडर्स खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इतने देर अपने पढ़ते आ रहे थे कि पंकज अडवाणी लगातार ये खिताब जीता रहे, लेकिन अब की बार पंकज अडवाणी हार चुके हैं और ये अब की बार खिताब जीत लिया सौरव कोठारी ने। क्या बात है भी, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर सौरव कोठारी ने ही पंकज अडवाणी को हराकर 2025 IBSF विश्व बिलियंडर्स का खिताब अपने नाम कर दिया। और मुझे लग रहा है BRPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आएगा, पक्का फिक्स आएगा, याद रखना इसको अच्छे तरीके से। देखो, भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में कई बार के विजेता रहे हैं। पंकज अडवाणी को फाइनल में हराकर 2025 IBSF विश्व बिलियंडर्स का खिताब जीत लिया है। तो बहुत बार विजेता रहते हैं पंकज अडवाणी, लेकिन अब की बार इनको फाइनल के अंदर हार का सामना करना पड़ा और ये खिताब जीत लिया सौरव कोठारी ने। कोठारी 40 वर्ष, अडवाणी को 725 480 अंक से हराकर ये चैंपियन बने। इसी जीत से कोठारी ने पहला ऐतिहासिक IBSF विश्व खिताब यानी कि टाइम्स प्रारूप अपने नाम कर लिया, यानी कि पहली बार इन्होंने IBSF विश्व खिताब जीता है। पंकज अडवाणी 2016 के बाद पहली बार यहाँ खिताब से हारे हैं। देखो, 2016 से लगातार ये खिताब जीतते आ रहे थे पंकज अडवाणी, लेकिन अब 2025 के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अभी ताजा आप देख सकते हो यूआरओ के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। लद्दाख में भारत का पहला मजबूत बंकर किस तकनीक की सहायता से तैयार किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, लद्दाख के अंदर भारत का पहला मजबूत बंकर किस तकनीक की सहायता से तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3D प्रिंटिंग तकनीक, ऑप्शन नंबर बी। किससे? 3D प्रिंटिंग तकनीक से इसको तैयार किया गया है। और ये अब आपको पता है कि भारत के अंदर दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची ये 3D प्रिंटिंग निर्माण है। तो कहाँ पर? ये लद्दाख के अंदर। देखो, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सेना के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 3D प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित रोबोटिक प्रिंटर से चंद दिनों में ही सेना के पुल, बंकर आदि बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी कि आजकल आपको पता है, जैसे कल परसों मैंने करवाया 3D प्रिंटिंग, जो रेलवे स्टेशन है वो जापान के अंदर बनाया जा रहा है, तो वहीं पर 3D जो प्रिंटिंग तकनीक है उसी पर आधारित ये है। इसके दिनों में लद्दाख के अंदर सेना का पुल, बंकर आदि बनकर तैयार हो जाएंगे। लद्दाख में 11,000 फुट की ऊंचाई पर प्रोजेक्ट पर्बल के तहत श्री डायमेंशनल रोबोटिक प्रिंटर की सहायता से 5 दिन में भारत का पहला मजबूत बंकर तैयार किया जाएगा। यानी कि 5 दिनों के अंदर भारत का पहला मजबूत बंकर ये तैयार हो जाएगा। लद्दाख के अंदर है 11,000 फुट की ऊंचाई पर, और ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची 3D प्रिंटिंग निर्माण तकनीक पर रहेगी। तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि जब भारत की पहले की बात आती है, दुनिया की सबसे ऊंची कोई चीज की बात आती है, तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। हाल ही में C.DOT ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर सफल परीक्षण किया है? ये लीजिए भी, गजब का प्रश्न है। और C.DOT का तो प्रश्न अब आने ही लग गया है, और अभी ताजा यूआरओ के अंदर C.DOT का प्रश्न आया था। C.DOT ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्टरलाइट। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर इन्होंने सफल परीक्षण किया है। किस कंपनी के साथ मिलकर? स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर सफल परीक्षण किया। किसने? C.DOT ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। देखो, C.DOT ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले QKD ट्रांसमिशन का सफल परीक्षण किया है। मल्टी कोर फाइबर तकनीक पर ही एक फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान
करती है। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हमें लगता है कि सर ये क्या प्रश्न करवा रहे हो आप, लेकिन एग्जामिनर क्या है, सी डॉट आजकल ऐसी कंपनी से संबंधित एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, और जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है वही मुख्य चीजें मैं आपको करंट में करवाता हूँ। वैसे तो दुनिया जान का करंट बनता है, लेकिन अपने लिए मुख्य वही चीजें पढ़नी है जो अपने लिए जरूरी है। अगला देखो, हाल ही में भारत की किस ट्रेन में पहली बार एटीएम मशीन लगाई गई है? क्या बात है, अभी गजब का प्रश्न है ये। भारत की किस ट्रेन में पहली बार एटीएम मशीन लगाई गई है? ये देखो आपके सामने ट्रेन के अंदर देखो एटीएम मशीन आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये जो आपको पता है ट्रेन के अंदर एसी डब्बे होते हैं, है ना, एसी डब्बे होते हैं, तो उनके लिए क्या है, एसी डब्बों में ये मशीन लगाई जाएगी, जहां पर क्या है लोगों को तुरंत उसका फायदा मिल सके, कैश रूप है वो एटीएम से पैसे निकलवा सके। ये भारत की किस ट्रेन में लगाया गया पहली बार है? पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी, पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर है ये एटीएम मशीन लगाई गई है। और इसका जो सहयोग है ना वो किसका रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसका रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से इसके अंदर लगाया गया है। तो मुंबई मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम मशीनें लगाई गई है। इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत ये इसकी शुरुआत की गई। यह एटीएम ट्रेन के एसी कोच में लगाया गया है और इसका पायलट रन भी पूरा कर लिया। यानी कि जो एटीएम है वो ट्रेन का एसी कोच होता है ना, एसी डब्बे होते हैं उसमें उसमें होती है, ठीक है, उसमें लगाया गया है। अब यात्री ट्रेन में सफर करते हुए कैश निकाल सकेंगे और यह एटीएम भुसावल रेलवे मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी से लगाया गया। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, ये एटीएम है जो भुसावल रेलवे मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी से इसको लगाया गया है। तो ये गजब का प्रश्न है और बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली? तो ये संभाली है संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाली है? संयुक्त अरब अमीरात अब आगामी इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब अमीरात यूएई को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, उसको इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। यानी कि वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उभरती भूमिका का ये प्रतीक है। यह चुनाव 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के लियो स्थित इंटरपोल मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी ने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% वोट प्राप्त करके यह पद हासिल किया है। अब आपने ये तो पढ़ लिया भी इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? संयुक्त अरब अमीरात को। लेकिन वो अध्यक्षता करेगा कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी, ये है जो इस इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तो ये इन्होंने 67% वोट प्राप्त करके ये पद हासिल है या इनका नाम आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। तो ये किसको बना दिया? संयुक्त अरब अमीरात। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, जनरल ब्राइस ओलिगी नगोमा ने गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में 90% से अधिक मतों के साथ में जीत दर्ज हासिल की। आपसे पूछे भी गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो जनरल ब्राइस ओलिगी नगोमा। के नाम थोड़े से कठिन है, लेकिन बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। हाल में बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया जाना भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को ऐतिहासिक मान्यता है। तो बनारस की एक शहनाई है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। 3 नंबर पे है, गुजरात के सूरत में कैप एंड ट्रेड योजना से प्रदूषण में 30% की कमी। यानी कि गुजरात के सूरत शहर में एक योजना चलाई जा रही है, कैप एंड ट्रेड योजना। इस योजना से प्रदूषण के अंदर 30% की कमी आई है। याद रखना कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। और अभी बनारस की शहनाई को जीआई टैग दिया गया और यहाँ पर गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? ओलेगी नगोमा नए राष्ट्रपति। ये वन लाइनर है, थोड़ा थोड़ा सा आपको नजर में रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अनुसूचित जातियों एससी के उप श्रेणीकरण को
लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बन चुका है तेलंगाना राज्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 21वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग, 23वां विधि आयोग या 24वां विधि आयोग? इसका जवाब देना है। और अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया? वो थी तीसरी बैठक। किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो ये सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। शिक्षा जो प्रारंभिक राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान है संशोधन द्वारा। एक एक चीज नोट करते जाना अच्छे तरीके से। तो ये थी यस्टरडे डोज। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, मैं सभी के जवाब देखता हूँ। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए। निम्नांकित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? उस वाद का नाम बताना है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? और भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? का जवाब देना है नेक्स्ट डोज में अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं पता तो बुक में से आप देख कर भी इनका जवाब देख सकते हो, क्योंकि एक चीज़ आप पढ़ोगे तो साथ में आपको दूसरी चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ये थी आज की अपनी क्लास। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की करंट अफेयर्स की अपनी 50 रुपये के अंदर ये अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की। और ये 15 प्रैक्टिस सेट अगर कोई साथी अलग से लेना चाहे, पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपको मिलेंगे 15 प्रैक्टिस सेट। कल 20 अप्रैल को आपको पहला टेस्ट इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक के लिए करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा मिशन 1.0 बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है और जल्द ही 2.0 बुक भी आने वाली है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। खूब सारी भर्तियां आई हुई है और समय भी बहुत कम है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है। अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।